नाज़रीन, ये बात ठीक है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया की तरह कोरोना वायरस के खिलाफ नबर्द आजमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीगर खतरात से आंखें चुराना शुरू कर दे। सिर्फ पिछले 24 घंटे में लाहौर शहर के अंदर डेंगू के 10 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा पूरे लाहौर में तकरीबन 19 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और टोटल मरीजों की तादाद 497 है। लाहौर के मुख्तलिफ छोटे बड़े मकामात से 539 मकामात ऐसे हैं जहां पर से डेंगू का लार्वा बरामद हुआ है। आपको याद होगा कि 2018 में उस्मान बुज़दार के वजीर आला पंजाब बनने से पहले जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे तो जगह जगह पर डेंगू के खिलाफ स्प्रे किया जाता था। बाकायदा इंस्पेक्शन टीम्स थी जो टायर शॉप्स को घरों को जाकर चेक करती थी कि वहां पर डेंगू की अफजाइश ना हो सके। कम से कम मेरी नजर से पिछले 2 सालों में एक भी ऐसी गाड़ी नहीं गुजरी जहां पर से डेंगू के तदारुक के लिए स्प्रे किया जा रहा हो। यह ठीक है कि वो मंसूबे जो नून लीग की हुकूमत ने शुरू किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर अपनी तख्तियां लगाना तो पसंद करती है। लेकिन जो मंसूबे पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी हैं उन मंसूबों के ऊपर फंडिंग क्यों रोकी जा रही है, ये मेरे आज के इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैं इस सेगमेंट में पुट करूंगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहसिन अलवी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर रंग के, और मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया मोहतरम डॉक्टर आमिर ने जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डेंगू प्रोग्राम के। डॉक्टर आमिर, वेलकम टू द शो। मैं मोहसिन आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे बताइएगा कि इस वक्त लाहौर शहर में स्पेसिफिकली डेंगू की क्या सूरत हाल है? और जी बिल्कुल, जैसा कि सारी तवज्जो हुकूमत की इस वक्त कोरोना के ऊपर और जितना स्टाफ डेंगू के लिए काम करता है, यानी लेडी हेल्थ वर्कर या दूसरे लोग जिनको भर्ती किया गया, वो सारे भी इस वक्त कोरोना के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और हुकूमत जो है बड़ी पैमाने क्या कोरोना, लेकिन इसके दौरान जो है वो डेंगू को नजरअंदाज करना किसी सूरत में जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह से एक मुनज़्ज़म और बाकायदा कैंपेन चलाई जाती थी गवर्नमेंट की जाने से, वो कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमती सतह पर कहीं कहीं जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं वो तो देखने में आती है, लेकिन मरबूत एक जैसे अभी आपने शहबाज शरीफ दौर उस्मान बुज़दार के शुरू के दौर की बात की, तो शहबाज शरीफ के दौर में और शुरू पीटीआई के 1-2 सालों के अंदर भी ये होता रहा है कि बड़ी मजबूत किस्म की मुहिम चलाई जाती रही है। लेकिन इस बार जो है ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आप ये समझ सकते हैं कि शायद कोरोना की वजह से, लेकिन इतनी मशीनरी तो है हुकूमत के पास। अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा कि इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट से राब्ता किया गया है? हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई मौक़िफ़, कोई तिफल तसल्ली सामने आई है? के लिए रोजाना की प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के नाम से जो उनके PRO हैं वो जारी करते हैं, जो उनको पता भी नहीं होता आगे सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ लेके उनकी जगह से जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें ये कि जो टेक्नो है मुख्तलिफ लाहौर के अंदर कुछ इंतजामिया है, जैसे DDHOs हैं, DDO, वो काम करते हैं, लेकिन कोई भी एक मुनज़्ज़म एक बाकायदा प्रोग्राम जामिल प्लान नजर नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब यह है मोहसिन अलवी के जो लाहौर के शहरी हैं प्रैक्टिकली डेंगू मच्छरों के रहमो करम पर हैं, अगर वो बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए। आप में सबसे ज्यादा तादाद लाहौर में है, सबसे ज्यादा मरीज लाहौर में, उसके बाद रावलपिंडी का नंबर है, उसके बाद 1-2 मरीज दूसरे शहरों से, 300 से ज्यादा मरीज जो लाहौर के अंदर है, कोई 20-25 रावलपिंडी से, बाकी सारे शहरों से मिलकर 20-25 होंगे, तो सारी तादाद लाहौर के अंदर है और सारा जोर जो है लाहौर के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई मजबूत कैंपेन जो है हमें नजर नहीं आ रही, गवर्नमेंट की जानिब से कोई आगाही मुहिम नजर नहीं आ रही, जो कि बाकायदा पहले टीवी के ऊपर इश्तिहारों में। अच्छा मोहसिन अलवी, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। डॉक्टर आमिर, ये बताइएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से तो हमें इतनी कोई खास एफर्ट नजर नहीं आ रही डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, तो लोग अपने तय क्या कर सकते हैं डेंगू से बचने के लिए? डॉक्टर आमिर, नहीं, पहले तो मैं एक दो बातें आपको क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जितना बजट मुख्तस किया है इसके तदारुक के लिए इतना कभी भी नहीं किया। लोगों को बेसिकली इस चीज़ की इतनी मालूमात इस तरह नहीं है। स्प्रे होता नजर क्यों नहीं आ रहा? जी मैं आपको बताता हूँ, जो आपको स्प्रे नजर नहीं आ रहा वो आपको फोगिंग नजर नहीं आ रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थी। लाहौर में इस साल में अब तक 3.5 लाख जगह पर स्प्रे किया जा चुका है। अच्छा। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां वो इसलिए आपको नजर नहीं आती कि उनका माहौलियात पे मनफी असर पड़ रहा था, और दूसरा कोविड बहुत ज्यादा है शहर में। अगर उस धुआं छोड़ने खालियों की वजह से अगर किसी शहरी कोविड के शहरी की तबीयत मजीद खराब हो जाए, हमने ये सारी चीजें देखनी होती हैं। डॉक्टर आमिर, मुझे ये बताइएगा
बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि शहर में जगह जगह डेंगू को मारने के लिए स्प्रे किया गया, कम से कम मुझे ऐसी कोई गाड़ी नजर नहीं आई। मोहसिन अलवी ने बताया जो कि फील्ड में घूमते हैं, उन्हें ऐसी कोई गाड़ी नजर नहीं आई। लोगों को स्प्रे और फॉगिंग का फर्क भी पता है। चले मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने स्प्रे किया, उसके बावजूद जो मेरे पास फिगर है उसमें 539 मकामात लाहौर के ऐसे हैं जहां पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ। स्प्रे के बावजूद डेंगू लार्वा बरामद हुआ, क्यों? जी, आप अगर मुझे बात अभी कंप्लीट करने दीजिए, फिर शायद आपके इसमें इजाफा हो जाएगा मालूमात में। बेसिकली जो स्प्रे है ये गाड़ियों से नहीं किया जाता, ये घर घर जाकर या किसी कमर्शियल जगह पे जहाँ पे लार्वा मिलता है वहाँ पे किया जाता है। जहाँ कंफर्म मरीज आ जाए वहाँ पे उन 49 घरों में किया जाता है। जहाँ लार्वा मिल जाए उसके इर्द गिर्द 5 घरों में किया जाता है। अगर मजीद वहाँ कहीं लार्वा मिल जाए मजीद 5 घरों का। ये जो टीम होती है जो घर घर जाकर स्प्रे करती है, गाड़ियों में नहीं जाती है, इसने सुलेमानी टोपी ओढ़ी होती है जो किसी को नजर नहीं आती डॉक्टर साहब? नहीं, बेसिकली हम तो चेक करते हैं मुसलसल। इसके अलावा PITB का डैशबोर्ड है जो उसको मॉनिटर कर रहा होता है मुसलसल। वहाँ पे देखा जाता है कि टीमें जा रही हैं, उसको हर हफ्ते मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब चेयर करते हैं, उसको भी रिव्यू करते हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो शहर में फिर डेंगू क्यों बढ़ रहा है? जी, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अब मेरी बात बीच में रोक देते हैं ना, फिर वो बीच में ही रह जाता है मामला। बेसिकली 2019 के आखिर तक जो प्राइवेट सेक्टर है ये मरीज रिपोर्ट नहीं करता था। प्राइवेट लेबॉर्ट्री हैं 410 लाहौर में, और जो अस्पताल हैं प्राइवेट वो डेंगू की रिपोर्टिंग नहीं करते थे। ये 2019 के आखिर से शुरू किया गया कि वो रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आपको सही बर्डन डिजीज का पता नहीं चलता आप उसका प्लान नहीं बना सकते उसको कंट्रोल करने। 2019 तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स डेंगू को रिपोर्ट क्यों नहीं करते? प्राइवेट लेबॉर्ट्रियां भी, बेसिकली मेन कंपोनेंट है प्राइवेट लेबॉर्ट्री। क्यों नहीं करते थे? जी, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं थी रिपोर्टिंग की। ये 2019 में मुहिम शुरू की गई कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रियां डेंगू के केसेस को रिपोर्ट करें। तो 2019 के आखिर में जब ये शुरू हुआ अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर और दिसंबर के मिड में तो कंप्लीटली डॉक्टर आमिर मुझे ये बताइएगा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से डेंगू टेस्ट करवाने की एक बड़ी नॉमिनल सी फीस मुकर्रर की गई थी और उन प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को रिपोर्टिंग एक्सेस तक नहीं दिया गया था। ये बातें बड़ी आपस में म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं डॉक्टर साहब। जी, जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रियां थी 2019 तक वो कोई पेशेंट ईमेल करती होती थी। अच्छा। लेकिन बकायदा डैशबोर्ड उनका डेवलप नहीं था। जब कैप्टन उस्मान साहब जो इस टाइम कमिश्नर हैं, जब वो सेक्रेटरी बने, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो तमाम मरीज जो कंफर्म होते हैं वो रिपोर्ट होने चाहिए ताकि उसके मुताबिक एक्शन प्लान बनाया जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि डेंगू के मरीजों की तादाद नहीं बढ़ी है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इतना एफिशिएंट हो गया है जो कि पहले नहीं था। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली 410 के करीब लेबॉर्ट्रीज हैं और उनकी ब्रांचेज हैं लाहौर में जो अब फुल रिपोर्ट कर रही हैं। अब कोई भी मरीज मिस नहीं हो रहा। फिर भी हो सकता है कोई मरीज कोई लेबॉर्ट्री भूल जाती हो किसी दिन रिपोर्ट करना, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी इस टाइम रिपोर्टिंग कर रही है। इसी वजह से आप देखिए जो इस टाइम आपके पास फिगर है वो बड़े थोड़े हैं। मरीज लाहौर में इस वक्त 629 हैं, उनमें से 522 मरीज हैं वो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज ने रिपोर्ट किए हैं। 522 और 107 मरीज हैं जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुए हैं, और हॉस्पिटल में इस टाइम 15 मरीज जेर इलाज हैं। वो 15 स्टेबल हैं इस टाइम। हम उनको हर वक्त टच करते हैं, हमारी टीमें जाके उनको मिलती हैं, हम फ़ोन पे भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये सारी मालूमात हम रखते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत है कि ये इसमें ये नहीं कह सकते कि 2019 तक काम नहीं हो रहा था, मरीज़ नहीं आ रहे थे। डेंगू जो मर्ज़ है ये मच्छर से फैलता है। मेरे जो सामीन है आपके तवज्जुह से मैं इनको बताना चाहता हूँ, डेंगू मच्छर से फैलता है और हमारे पास टीमें इस टाइम जितनी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं इतनी कभी भी नहीं। अच्छा डॉक्टर आमिर जरा रुकिएगा। मोहसिन अलवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहसिन, आपने जो मेरी बात सुने, आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी उस ओपनिंग स्टेटमेंट को बिल्कुल उड़ा के रख दिया है डॉक्टर आमिर ने। डॉक्टर आमिर ने कहा कि जितना बजट डेंगू के लिए अब मुख्तस किया गया है पहले कभी नहीं किया गया था। ज्यादा केसेस इसलिए रिपोर्ट हो रहे हैं कि 2019 तक प्राइवेट लैब्स केसेस को रिपोर्ट नहीं करती थी। टीमें घर घर जाकर स्प्रे कर रही हैं, फॉगिंग मशीन कोरोना की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रही, और जिस घर से डेंगू का लार्वा बरामद होता है उसके इर्द गिर्द घरों में स्प्रे किया जाता है। क्या यही ऑन ग्राउंड सिचुएशन है मोहसिन? ये दोनों बातें मैं इनकी सेकंड करूंगा। बिल्कुल ठीक बातें की हैं। जितना बजट आता पहले कभी नहीं था, लेकिन बजट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो बात ये कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। आप सबको छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दें, डॉक्टर साहब को भी छोड़ दें, जितने लोग आप वहां पर बैठे हैं, मैं हूँ, आप देखिए आपके एरिया में कितने लोग वहां पर सर्वेलेंस के लिए आते हैं। कितनी बार आपने? मैंने तो कोई नहीं देखा। मैंने तो उनसे पूछा, के अंदर कुछ मैंने नहीं है ना। पूछा कि टीमें क्या सुलेमानी टोपी पहन के घूमती हैं? वो एक बिल्कुल सेपरेट कहानी है कि बजट कहाँ। अच्छा, उन्होंने उसका डॉक्टर साहब आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कोई आपकी बात मिस
कोट करूं रेटिंग लेने के चक्कर में, बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। मैंने डॉक्टर साहब ने ये कहा, मोहसिन सुनिएगा, कि पीआईटीबी के डैशबोर्ड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि ये टीमें काम कर रही हैं। सरकारी मुलाजमीन हमेशा कागज पूरा रखते हैं, सरकारी मुलाजमीन हमेशा सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखते हैं, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड काम नजर नहीं आ रहा। मोहसिन, मेरा ये नुक्ता था। मैं भी ये कह रहा हूँ कि बजट बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि बजट पहले से ज्यादा है और वाकई बजट है, लेकिन मसला ये ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। कहीं आपको डेंगू सर्वेलेंस की टीमें नजर नहीं आएंगी, सिर्फ वहां जाते हैं जहां पे कोई डेंगू कंफर्म पेशेंट आता है, नंबर 1। नंबर 2 वैसे ये है कि ये जैसे पीआईटीबी की उन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक बात की है। ये प्राइवेट निजी लेबोरेटरीज और प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो बिल्कुल डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों ने कसम खाई हुई है, हलफ उठाए हुए हैं कि हमने रिपोर्टिंग नहीं करनी। जितने पेशेंट सरकारी अस्पतालों में आते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, उनका अशीर रिपोर्ट होता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि निजी सेक्टर इसको रिपोर्ट कर रहा है पीआईटीबी के डैशबोर्ड के ऊपर, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहां से डेटा अपलोड नहीं हो रहा, डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड नहीं किया जा रहा। जैसे इन्होंने अभी खुद ये कहा कि जब तक अच्छा मौसम ये जो डाटा मैनिपुलेशन है, ये तो खैर इसके मैनिपुलेशन के इल्जामात एनसीओसी के ऊपर भी हैं कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन अगर एक सरकारी अस्पताल में डेंगू का पेशेंट कंफर्म होता है तो उसे एडमिट करके उसका प्रॉपर तरीके से उसे आइसोलेट करके उसका इलाज किया जाता है कि नहीं, और उस पर कितने अखराजात आते हैं आम आदमी के? मौसम, 2 चीजें हैं बस, एक तो ये है कि जो आप बयान जारी करते हैं, दूसरी चीज होती है ग्राउंड के ऊपर क्या है। आप सारा बर्डन कोरोना का अस्पतालों के ऊपर है, दूसरी डिजीजेज है। कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है आपने अस्पतालों की, कितने अस्पताल नए बनाए और जो मौजूदा अस्पताल है उनके अंदर कितने बेड जाए? वहां पर वीआईपी पेशेंट्स को भी एंटरटेन करना पड़ता है, उनको टूथब्रश लेके देना पड़ता है। ये जितनी हायरार्की होती है ना, एमएस, एएमएस, डीएमएस, प्रोटोकॉल, वो सारे पेशेंट, वो सारे जो हैं, इन लोगों को वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल है उनको डील करने के लिए होते हैं। आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो पेशेंट केयर है वो बेहतर नहीं हुई, दैट इज अनदर सब्जेक्ट। मसला ये है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड मौजूद नहीं है। आप डेंगू सेल अलग से बना दें, कोरोना वार्ड अलग से बना दें, तो कहां से इतने बेड लेके आए? डॉक्टर साहब की कुछ बातें बिल्कुल ठीक है, मतलब हमारा मसला ये है कि जिन लोगों को आपने बजट दिया है कि आप जाके फील्ड के अंदर काम करें, वो काम नहीं करते हैं। अगर आपने उनके लिए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इनके ऊपर सर्वेलेंस किसकी होनी चाहिए जो नहीं है? मोहसिन, वैस ऊपर से लेके नीचे तक सारे मिले होते हैं यार। जिसने रिपोर्ट करना है, जिसने उनको मॉनिटर करना है, वो भी सारे मिले होते हैं। फेक एंट्रीज आप इनके जो अच्छा, अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करूं मोहसिन, आप एक तवील अरसे से हैं इस फील्ड में, कि शहबाज शरीफ के दौर में डेंगू मैनेजमेंट कैसी थी और उस्मान बुज़दार के दौर में डेंगू मैनेजमेंट कैसी है, अगर उसका एक रफ कंपैरिजन आप करें बीइंग अ फील्ड रिपोर्टर? उसमें इसलिए बेहतर आप कह सकते हैं क्योंकि तब हर बंदे को लगता था कि शहबाज शरीफ साहब सर पे बैठे हैं, लेकिन अब वैसी सूरत हाल नहीं है। आपको कहते हैं कि महकमे खुद काम करें, लेकिन महकमे आपके इतने मैच्योर नहीं हुए कि लोग खुद काम करें। अब ये कोरोना की जो पैंडेमिक है, जो वबा जो पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है, आपके यही लोग जिन्होंने कोरोना इसकी डेंगू की ड्यूटियां करनी है या कोरोना की कर रहे हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए कमा रहे हैं फेक एंट्रियां करके। तो इन्हीं लोगों ने डेंगू के अंदर काम करना है, इन लोगों को आपने बजट दिया। अब वैक्सीनेटर्स का काम नहीं है, उनको आप जाके कोरोना की ड्यूटी के ऊपर लगाएं, बाकी सारी जो वैक्सीनेशन अब रुक गई हैं। आप अच्छा मोहसिन, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर नहीं बल्कि एक हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं वो सब हम समझते भी हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि हम अपने तौर पर, कम से कम मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से कि वो मुझे डेंगू से बचाने के लिए कुछ करेगी, मैं अपने तौर पर एक आम आदमी जो आपको टेलीविजन पर देख रहा है, बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने आप को डेंगू से कैसे प्रोटेक्ट करे इस सीजन में, खासतौर पर जो सितंबर अक्टूबर होता है? जी देखिए, इसका बड़ा आसान काम है। बेसिकली हमारे पास इस टाइम 2974 टीमें काम कर रही हैं इंडोर के लिए और 473 आउटडोर के लिए। जैसे आपके नुमाइंदे ने फरमाया, हो सकता है 1-2% लोग कुछ बीच में डंडी मारते हों, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग बड़ी सख्त हो रही है। ये अब मेरे इल्म में नहीं है कि आपके घर में क्यों नहीं टीम, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पूरे इलाके में तो कोई एक बंदा नजर नहीं आया मुझे। डॉक्टर साहब, उसके लिए काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं, मुझे लगता है काशिफ साहब आपको नजर आया मैं ऐसे एक चले, मुझे मोहसिन एक बात बताइएगा कि आपको कभी नजर आया कोई इस तरह का टीम का रुकन? मोहसिन, बिल्कुल ठीक ही है। मसला यह है कि आप जो बातें कर रहे हैं,
आप जो बातें कर रहे हैं आपको यही करनी चाहिए, क्योंकि आप हुकूमत के नुमाइंदे के नहीं, मैंने डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ आपसे हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पे पूछा है कि मैं अपने आप को डेंगू से किस तरह बचाऊं। उसका जवाब मैंने आगे देना था। जी प्लीज इंटरप्ट हो जाता है। बेसिकली ये जो सीजन इस टाइम चल रहा है, जैसे बारिशें हो रही हैं, डेंगू का मच्छर अंडे से 3 दिन में भी बन जाता है। तो लोगों को ये चाहिए कि पूरा इन्हिसार डेंगू की टीमों में ना करें। ये प्रोग्राम के लिए अच्छा है कि आप हुकूमत को कहें ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये जो मर्ज इस तरह के होते हैं, जैसे कोरोना है, उससे बचना कितना मुश्किल है। आपने हाथ साफ रखना है, मास्क पहनना है, 6 फुट का फासला रखना है, लेकिन लोग नहीं करते। सैंपलिंग करनी है, लोग नहीं करवाते। वैक्सीन करनी, लोग नहीं करवाते। जब लोग डेंगू में कितना मुश्किल काम है। टीमें हमारी 10 साल से जा रही हैं। चले आपके घर अगर नहीं पहुंची, क्या 10 साल में कभी भी नहीं पहुंची? अगर आप पिछले दौर कह रहे हैं चले तब पहुंची होंगी। उन्होंने आके बताया होगा अपने बर्तन से पानी निकाल दें, अपनी फ्रिज की ट्री देख लें, अपना जहां एसी का पानी गिरता है वो देख लें, कूलर के अंदर देख लें कि पानी ना हो। ये लार्वा तो आम आंख से अगर मुझे शक हो कि मुझे एक डेंगू मच्छर ने काटा है तो मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए। कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, यानी पोस्ट इन्फेक्शन जो मैनेजमेंट है डॉक्टर साहब, वो कैसे होती है? जब भी किसी बंदे को लगे कि उसको किसी भी बीमारी की अलामात हैं, वो डेंगू हो या कोई भी बीमारी हो, उसको फौरी तौर पे डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रुजू करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। लेकिन हमारे लोग करते ये हैं कि वैक्सीन भी इनको घर आके लगाएं, जबरदस्ती पकड़ के लगाएं। डेंगू का पानी बर्तन से निकालना है, उसके लिए टीम की मैं कहता हूं जरूरत है ही क्यों? लोगों को 10 साल में क्या इतना शऊर आ नहीं जाना चाहिए कि वो अपने घर में कहीं पानी ना खड़ा होने दें, अपनी छत पे ना पानी खड़ा होने दें। एक बार छत पे चढ़ के देख लें बारिश के बाद कि क्या मुझे इंतजार करना चाहिए डेंगू की टीम आएगी, मेरी छत पे चढ़ेगी और पानी निकालेगी। लाहौर में 16 लाख के करीब घर हैं, इसके अलावा लाखों हैं कमर्शियल जगह। अब टीम में आप 20,000 भी लगा दें, 3 दिन में कवर नहीं कर सकती लाहौर को। लाहौर में टीमें पहले होती थी 1149। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है कि 2974 टीमें हमारे पास इंडोर सर्विलेंस की। लेकिन लोग कहते हैं टीम आएगी तो मैं अपना बर्तन खाली करूंगा। आंख से नजर आता है लार्वा, पता भी है हमें काटेगा, बीमारी होगी। अब इसकी अवेयरनेस और 10 साल में आपको कितनी चाहिए लोगों को? मतलब ये ऐसा मर्ज है, हर बंदे की जुबान पे है। कभी भी गवर्नमेंट जो है इन बीमारियों के, दुनिया की ताकतवर से ताकतवर गवर्नमेंट भी अपने वसाइल लगाकर इन बीमारियों को बंदे भेज के नहीं कंट्रोल कर सकती। ये जब तक लोग खुद नहीं सोचेंगे कि शाम को पूरे कपड़े पहन लें, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें, नेट में सो जाएं और अपने बर्तन पानी के खाली कर दें। लाहौर 1774 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है। जो गटर का ढक्कन का 5 ml पानी होता है उसमें भी 400 मच्छर मर जाते हैं। पब्लिक हेल्थ के लिए टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहां खर्च होता है? जी मैं आपको कह रहा हूं गवर्नमेंट कोशिश करेगी, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, करेगी, लेकिन ये सेगमेंट क्लोज करना है। नहीं कर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर आमिर ने कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त पूरे लाहौर में 2974 टीम्स ऐसी हैं जो घर घर जाकर डेंगू लार्वा की इंस्पेक्शन कर रही हैं। अगर आपको कभी कोई ऐसी टीम नजर आए तो हमारे सोशल मीडिया पेज पर हमें जरूर अपडेट कीजिएगा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुझे बात करनी है उस इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट की जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम को अफसोस हुआ जब पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आइन वक्त पर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, वो दौरा मनसूख किया गया और उसके बाद मुतवक्का तौर पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया गया। जब ये दौरा मनसूख हुआ तो मुझे अपोजिशन लीडर इमरान खान, जो कि फरवरी 2017 में अपोजिशन के रहनुमा थे, उनकी कुछ ट्वीट्स मैंने उनकी टाइमलाइन पर जाकर देखे जिसमें उनका ये कहना था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में तो शाम और इराक में भी मैच करवाया जा सकता है। जब इतने ज्यादा पहरेदार देखते हैं तो गैर मुल्की खिलाड़ी डर जाते हैं। और यही हुआ कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और इतने ज्यादा पहरेदार देखे गए तो उसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था हम उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन बार बार ये जो कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से आइन वक्त पर कोई धोखा दिया गया है पीके फिल्म के सरफराज की तरह, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर खेलना ही नहीं था तो फिर न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान आने की, अपने सारे उस प्रोसीजर से गुजरने की, उसके अलावा ट्रेनिंग कैंप लगाने की जरूरत क्या थी? क्या कोई वाकई रियल टाइम थ्रेट था और क्या उसे बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था? इस पर इस सेगमेंट में मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम काशिफ भट्ट साहब, साबिक कप्तान है कौमी जूनियर टीम के। काशिफ, हमेशा की तरह वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक
घातक है क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए। लेकिन जब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी आप गैर मुल्की खिलाड़ियों को देते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं, तो उनके साथ भी गनमैन लगे होते हैं और वो आज़ादी से घूम नहीं सकते। मामला क्या है काशिफ? देखिए जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है मेरे ख्याल से, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल भी क्रिकेट है, इससे ज़्यादा हमारे दिल को लगा। और 18 साल बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहे थे और इंग्लैंड ने भी 15-16 साल बाद पाकिस्तान आना था। क्रिकेट के दरवाजे खुल चुके थे। पहले MCC यहाँ पे आई, वर्ल्ड 11 आई, श्रीलंका आई, साउथ अफ्रीका आई, उसके बाद PSL बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हुआ। कोई यहाँ पे कोई कमी नहीं देखी गई हमारे फोर्सेस की जानिब से। हमारे जितने भी हमारी लोकल गवर्नमेंट सब ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें भरपूर साथ दिया और कामयाबी सारे इवेंट्स हुए। लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में आपके यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस न्यूजीलैंड के बारे में, कि मुझे अगर मैं कहूँ कि शक जहाँ पे देखा जाता है कि पहले कहा गया जी DRS ही नहीं है, DRS सिस्टम मौजूद नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि इस सीरीज़ में DRS सिस्टम नहीं होएगा। चलें जी, उसके बाद 1-2 दिन बाद बता दिया जाए जी कि वर्ल्ड सीरीज़, ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच थे वर्ल्ड सीरीज़ के मैच हैं, जिसमें जो जैसे टेस्ट सीरीज़ हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, ये वनडे की भी होनी थी। 1-2 दिन बाद बता दिया गया जी कि इसके वर्ल्ड सीरीज़ के मैचेस नहीं है, बस ये बायलैटरल सीरीज़ होएगी। अगर ये वर्ल्ड सीरीज़ के मैचेस होते तो वो जाके दिखाते। उनको पता था कि रैंकिंग में आना है, पैसा आना है, डपंटन आना है, स्पॉन्सर आना है, और वो हर हाल में यहाँ पे रहते हैं। ये मेरे ख्याल से ये जो मैंने सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद रहते हैं। जी, आपको पता है कि जो ICC के रैंकिंग जो है ना, उसके लिए सारी फाइट होती है कि एक तो पैसा और ऊपर से आपका नाम होता है कि आप टॉप 5 में, टॉप 4 में, टॉप 3 में है, कौन टॉप कर रहा है, कौन बॉटम पे है। अगर ये वर्ल्ड सीरीज होती तो न्यूजीलैंड की टीम वापस न जाती है, जो कि बायलैटरल सीरीज थी जिसका ICC की रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से न्यूजीलैंड टीम वापस चली गई, और इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट था वो इग्नोरेबल था, अगर कोई था। आप ये कहना Exactly, अगर था तो, लेकिन उनका बताने का तरीका भी गलत था ना, कि जिस तरह उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। स्टेट में कहता जी हम जैसे मोहल्ले की टीम होता जी, आज हमारा दिल नहीं कर रहा, वापस जा रहे हैं। अवाम वहाँ पे टॉस होने से पहले टीम होटल से अराइवल भी नहीं हुआ और वो कह दीजिए कि हाँ कोई थ्रेट है और वो वापस जा रहे हैं। चलें, वो मान लेते हैं कि जब उनको कोई आया या नहीं आया, लेकिन अगर ये वर्ल्ड सीरीज के मैच होते जिसकी भी उनको जो चैंपियनशिप मिली थी, उन्होंने कहा जी फ्रेंडली गेम है, लेकिन बायलैटरल सीरीज मैचेस हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी खास कोई अहमियत है, लिहाजा उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। यहाँ भी एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे एक चीज़ की बड़ी कमी महसूस हुई कि हमारे न्यूली जो चेयरमैन रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देखी गई। हमेशा वो हर एक से सवाल करते थे, कमेंट्री में इंटरव्यूज़ करते थे, जब उनके सवालों के जवाब देने का टाइम, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है कि जी कि जब सवालों के जवाब देने का टाइम आया वो वीडियो पे चले गए। कभी हमारे जो अच्छा, वो वीडियो पर इसलिए चले गए कि आपके ख्याल में, ताकि उन्हें सहाफियों के सवालों का सामना न करना पड़े। तो यही कहूंगा ना, एज स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जब आगे से बौछार होती है सवालों की तो आपको बताना पड़ता है कि जी क्यों नहीं है, किस वजह से गए, एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। चीमा साहब, फरवरी 2017 में, मार्च 2017 में जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन लीडर थे, तो उनके कुछ ट्वीट्स सामने आए थे कि जब आप इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देंगे तो आप खिलाड़ियों के अंदर एक डर पैदा करेंगे, आप एक खौफ व हिरास की फजा पैदा करेंगे। इस तरह मैचेस तो शाम और इराक में भी करवाए जा सकते हैं, ऐसे कौन सी टीम होगी जो पाकिस्तान आएगी? और यही कुछ आप लोगों की गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड की टीम की मौजूदगी में किया, तो फिर आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम का वापस जाना खुद इमरान खान साहब की जो माजी की स्टेटमेंट्स की रोशनी में गलत नहीं था? चीमा साहब देखें, इसमें थोड़ा ना डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस ये है कि इस वक्त आपके हालात नॉर्मल नहीं है, यू आर अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वार, यू आर इन अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वार। ये जो खित्ता है जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ आप देखें तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके बॉर्डर पोरस ना हो सिवाय चाइना। बाकी तमाम मुल्कों के बॉर्डर पोरस हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ तो आप कह लें कि अफगानिस्तान और ये एक खिता बना हुआ है कि यहाँ पे इस वक्त 4 मिलियन लोग रह रहे हैं, बॉर्डर पोरस हैं, फिर जो है कि जिहादी शौक काफी ज्यादा है। और हमारे पास 30,000 लोग अफगान पासपोर्ट पे रह रहे हैं या अफगान शनाख्ती कार्ड पे रह रहे हैं, इंडियन, जो आज भी अफगानिस्तान के अंदर हैं, जो निकल नहीं सके इसमें शिकस्त के बाद। तो इसमें ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। बहुत सारे लोगों ने जिनको फैंटी लगी है ताज़ा जो मतलब बड़ा 1971 वाला साफ पूरा हुआ है, वो देवर इन पेन।
तो स्पेशल हालात में थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और नॉर्मल हालात डिफरेंट होते हैं। तो इसको उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। इस वक्त ये आपकी मजबूरी थी और स्टेट की इज्जत का मामला, ये स्टेट की जिम्मेदारी बहुत हैवी थी। मतलब जो इराक की बात की, शाम की, उससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन मौजूद थी इस वक्त, या इस वक्त हैं आप। अच्छा अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि हालात नॉर्मल नहीं है, खित्ता अनस्टेबल है, बॉर्डर पोरस है, सवाए चीन के जो खित्ते के बकिया ममालिक हैं वहां पर हालात जो हैं इस वक्त चैलेंजिंग हैं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान तिजारत के लिए, तालीम के लिए, खेल के लिए, सयाहत के लिए बिल्कुल महफूज मुल्क है। तो लोग किसकी बात को ऊपर ज्यादा वेटेज दें चीमा साहब? करना और बात है, लेकिन 23 करोड़ लोगों में एक नॉर्मल एक्टिविटी जो है उसको टारगेट करना और बात है। उसको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि हमारी इस खित्ते में या जिन मुल्कों में भी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का या अगर एक प्रॉक्सी वार्स हो रही है, उनमें से किसी मुल्क की फौज हमारे बराबर नहीं है। हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं हमसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कंट्रोल बेहतर किया हुआ है, नॉर्मल एक्टिविटी को नहीं छेड़ सकता। लेकिन किसी एक आप कह लें कि बड़ा हाई वैल्यू टारगेट को अगर आप क्या नाम है उसको कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, वो सामने है, तो वो हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो आप ये जो कराची से लेके हैबर तक जो एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी में यू कैन से कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की जा सकती। वी आर विजिलेंट एंड वी आर पावरफुल, बट किसी एक टारगेट को हिट करना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वहां पे आपको ज्यादा केयरफुल। अच्छा चीमा साहब की जो गुफ्तगू है काशिफ भट्ट साहब, आप एग्री करते हैं किसी लेवल पर? देखिए जी, उन्होंने तो बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के जवाब दिए। आपके सारे जो क्वेश्चन था उसका एक्चुअली वो तो नहीं आंसर दे सके मेरे ख्याल से, वो तो घुमा के ले गए बात को। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि जितनी हमारी इंटरनेशनल टीम को यहाँ पे जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाती है कि उनको किसी और कंट्री में मिलती हो, मेरा नहीं ख्याल। और इतने खुशकिस्मत वो लोग हैं, उनको इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है कि वहाँ पर चिड़िया भी पड़ नहीं मार सकती, उसके बावजूद जाना ये भी समझ से बाला था। तो यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी उन्होंने न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, उनके क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने कहा जी कि हम बता ही नहीं सकते कि हमें क्या थ्रेट था। तो वो अगर वो चीज़ क्लियर होए तो फिर कोई चीज़ हम भी कुछ कहने के काबिल होए ना कि जी क्या किस किस्म का थ्रेट था। सिक्योरिटी वाला तो मेरी तो हम समझ में नहीं आता कि सिक्योरिटी वाला कोई हो, या कोई कोविड का वो डाल दे तो कुछ समझ में आती थी बात, वो भी उनके सारे नेगेटिव थे। तो ये बात कुछ इस चीज़ से मेरे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई कि इस तरह का चले जाना। अगर वो दूसरी तरफ हो, अगर वो हमारे उधर सीरीज़ हो रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, वहाँ पे तो बम का इतला भी थी और उन्होंने प्रैक्टिस मनसूख की, लेकिन टूर तो मनसूख नहीं किया। इसका मतलब खाना दे खान पर उन्होंने, इसलिए कि हम मकरूज मुल्क हैं और हमारे पास कोई स्टैंड लेने वाला बंदा नहीं है, कि हमारे पास कोई तगड़ा बंदा नहीं जो उनको आंखें दिखा सके। तो मेरे ख्याल से ये उनकी गलत फहमी की सिक्योरिटी की बात। अच्छा जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जमशेद चीमा साहब, जब भी कोई दौरा होना होता है इस तरह की किसी खास हाई प्रोफाइल टीम का, तो पहले उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स हमारे पास आते हैं, जिनको पीसीबी पूरा सिक्योरिटी प्लान उनके साथ शेयर करता है। ये प्लान उनके साथ शेयर किया गया, उन्होंने उस सिक्योरिटी प्लान पर एग्री किया, उसके बाद उनकी टीम आई। जब उनकी टीम, न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान में मौजूद थी रावलपिंडी में, तब कोई डेवलपमेंट हुई जिसके नतीजे में ये टीम वापस गई चीमा साहब? मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे तो ये आप कह लें कि खारजा मूड में ज्यादा इशू नजर आ रहा है। खारजा पॉलिसी है मुल्कों की, अमेरिका की है या इंडिया की है, इस तरह इतनी ज्यादा नजर आ रही है। सिक्योरिटी थोड़ी कम नजर आ रही है, सिक्योरिटी कंसर्न कम था। तो यू कैन से जो कुछ वो नहीं कर सके हमारे साथ, तो वो एक जिसे कहते हैं ना, वो गुस्सा उतारने की कोशिश, मुझे तो बहुत ज्यादा नफरत बात है इसमें कोई का इशू नहीं था। हमें कोई चीज मनवा नहीं सके, पहली बार वो कुछ चीज हमें मनवा नहीं सके, तो मनवा नहीं सके तो वो एक डिफरेंट कोशिश उन्होंने की, जैसे थोड़ा बहुत तो हमें भी तकलीफ हो, और हो भी रही है हमें डेफिनेटली, हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। हम मतलब हम दुखी है इस बात से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप इतना ज्यादा आजादी का ऐलान करें, आप किसी गन बनने से इनकार करते हैं, आप किराए के किसी के सिपाही ना बने, कुछ ना कुछ आपको
अच्छा, जमशेद चीमा साहब, अभी काशिफ भट्ट साहब ने एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर रमीज राजा साहब जो कि न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्हें आना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्हें सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने चाहिए थे। वो खुद भी एक कमेंटेटर रहे हैं, बहुत लीथल क्वेश्चंस करते रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने उन सारे सहाफ़ियों को ऑल टुगेदर बाईपास करते हुए सिर्फ एक वीडियो पैगाम रिलीज करने को उन्होंने काफ़ी समझा। चीमा साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि फ्रैंकली अगर मुझे पता हो हकीकत क्या है तो फिर हकीकत में पूरी तरह बयान भी ना करूँ। देखें, ये जो ना 71 वो आपने स्कोर पूरा कर दिया है, लेकिन शायद इतना खुल के हम बयान नहीं कर सकते जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है इस वक्त। तो ये डिप्लोमेटिकली आप जब ना बयान कर सकें तो फिर ठीक है, मतलब आपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और शायद मतलब रमीज राजा साहब को इस तरह की सिचुएशन को डील करना उनका मनसब भी नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ चीमा साहब, लेकिन आप वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि चूंकि हमने अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पाकिस्तान में अड्डे देने से इनकार किया था, एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो ये हमें एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी जा रही है फाइव आइज की जानिब से। चीमा साहब, मैं थोड़े उससे आगे की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी आगे बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हमने किसी को एब्सोल्यूट नॉट कहा था, किसी की हमने फेंटी भी लगाई है। उनके 30,000 बंदा आज भी अफगानिस्तान के पासपोर्ट पे, अफगानिस्तान के शनाख्ती कार्ड पे अफगानिस्तान में है। आज भी इंडिया का इंडियन 30,000 इंडियन, मोर देन 30,000 इंडियन जो है आज भी अफगानिस्तान में है। ठीक है, उसमें से आधे से ज्यादा गिरफ्तार है, आधे फरार हैं, अंडर सर्विलेंस है। तो दे आर इन पेन, दे आर इन डीप ट्रबल, दे आर इन पेन। ठीक है, तो हमने पूरे कर लिए पैसे हमने। हमें आप कह लें कि ये बड़ा तारीखी मूवमेंट है, बड़ा तारीखी मूवमेंट है। लेकिन हमने तो चीमा साहब देखा था कि अमूमी तौर पर खेल मुतासर नहीं हुआ करते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, और 15 अगस्त के बाद की जो खित्ते में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके बावजूद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर आने की हामी भरी थी और न्यूजीलैंड की टीम तो आ भी गई थी। चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था? दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेल जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से या पॉलिटिकल टर्माइज से मुतासर रहा हो, कभी नहीं हुआ। मुल्कों की सिक्योरिटी पहले होती है, और जहाँ कहीं भी वार की या वार सिचुएशन हुई है वहाँ खेल मुतासर हुआ है। ठीक, ये कभी नहीं है। जंग अजीम में कई साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप। चीमा साहब, आपका मैसेज क्या है बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव? ऐसे में पाकिस्तान का एक इज्जतदार मुल्क के तौर पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का एक इज्जतदार मुल्क के तौर पर रिस्पांस क्या होना चाहिए? हमें भी इस तरह की बायलैटरल सीरीज का बॉयकॉट करना चाहिए? मैं समझता हूँ शायद उसमें ओवरऑल अगर देखें तो डोमिनेटेड बाय ये है गोराज। आपकी क्रिकेट का जो गेम है ये बेसिकली डोमिनेटेड बाय गोराज है। मतलब ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है और इंग्लैंड है, 4 ये हो गए, और 5वां गोरा इन्हीं में से आप कह लें अमेरिका है। तो आप कह लें कि ये फिर इंडिया सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया चीमा साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काशिफ, आखिरी सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस सिचुएशन में अगर आप चेयरमैन पीसीबी होते क्या रिस्पॉन्स देते? मेरा ख्याल सबसे पहला स्टेप होता जो हमारे इंग्लैंड से लाए हुए CEO हैं वसीम खान साहब, उनको स्टेट अवे इंग्लैंड वापस भेजते कि तो वहाँ की पैदाइश हो, वहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट तुम्हारे पास, स्टेट अवे चार्टर तैयार से वहाँ पहुँचो, उनके साथ जाके बात करो। या स्टेट अवे को डिसीजन लेना, मुझसे गुफ्तगू करो, मेरे साथ बात करो, क्योंकि 1.5 साल वसीम खान साहब ब्रिटिश नेशनल एग्जैक्टली, क्योंकि 8 से 9 बंदे हमने इंपोर्ट किए हुए हैं ना यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत शुक्रिया काशिफ भट्ट साहब, मेरा इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, सिंगल नेशनल करिकुलम के निफाज के बावजूद बच्चों को भारी बस्तों से निजात नहीं दिलवाई जा सकी है। बच्चे तालिब इल्म कम और मजदूर ज्यादा लगते हैं। वो बैग उठाते नहीं बल्कि बैग ढोते हुए नजर आते हैं। तालीम उनके ऊपर लादी जा रही है और वो उन्हें अच्छा इंसान नहीं बना रही। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है प्रोफेसर शेख ज़ियाउद्दीन साहब। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। शेख ज़ियाउद्दीन साहब, आखिर हम अपने बच्चों को क्या
क्या भारी बस्तों से निजात नहीं दिलवा सकते? सर बिल्कुल दिलवा सकते हैं। ये कोई ऐसा मकसद नहीं है या मंजिल नहीं है जिसको हासिल ना किया जा सके। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी सोच, फिक्र, अमल और अपने निज़ाम को तब्दील करना होगा। सबसे पहले जब मैंने ये कहा कि सोच और फिक्र को तब्दील करना होगा, तो सोच और फिक्र की तब्दीली जो शुरू होती है वो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बच्चों की तालीम से मुराद क्या है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बच्चों की तालीम की डेफिनेशन जो है वो हायर एजुकेशन को समझ लेते हैं या इसकी जो सेकेंडरी फाउंडेशन के ऊपर एजुकेशन तवज्जो नहीं देते। समझ लेते हैं। मेरे नजदीक जो बच्चों की तालीम से जो मुराद है वो इसकी जिस्मानी, ज़हनी नशोनुमा को यकीनी बनाने के साथ मालूमात फराहम करना है। जिस्मानी, ज़हनी नशोनुमा के साथ मालूमात फराहम करना होता है। गर्ज है कि मालूमात जो है वो सेकेंडरी है, जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा का फरोग जो है वो इब्तदाई चीज है। और इसका ये मैं नहीं कह रहा, ये हमें प्लेटो पढ़ा गया तो था। वेस्ट ने अपने बच्चों को भारी बैग से किस तरह निजात दिलवाई शेख साहब? वही मैंने कहा, उसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम दिया हमें। बलून टैक्सोनॉमी का पूरा एक निजाम मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम कभी उस सिस्टम को अपनाने के आई लिए रिग्रेट टू से मेरा वक्त खत्म हो गया। हम आपको फिर किसी दिन डिटेल में इस टॉपिक पर लाइन पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, जरूरत इस बात की है कि बच्चों को भारी बैग से निजात दिलवाई जाए ताकि स्कूल जाना उनके लिए दिलचस्पी का बायस हो, खौफ का बायस ना हो। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।